हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 14 मार्च का डीडी न्यूज। यूएस ईरान वॉर टेंशन के बीच इंडिया को एलपीजी राहत, हॉर्मुज से गुजरने लगे इंडियन टैंकर्स वाले शिप्स। ट्रंप के ईरान को खुली चेतावनी, नवल पावर तैनात, मुस्तफा खामनेई पर रखा $1 करोड़ का इनाम। 2 डेज असम बंगाल टूर पर पीएम नरेंद्र मोदी, 66,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन। लद्दाख पॉलिटिक्स में बड़ा यू टर्न, सोनम वांगचुक की डिटेंशन खत्म, डायलॉग्स की भी उम्मीद शुरू। संभल नमाज मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश, बोला नमाजीज की संख्या लिमिट नहीं की जा सकती। मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन्स के बीच इंडिया के लिए एक राहत वाली खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भारत आ रहे 2 एलपीजी टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 जहाज़ों को क्लियरेंस मिला है उनके नाम शिवालिक और नंदा देवी बताए जा रहे हैं। ये दोनों जहाज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। खबर है कि इनमें से एक टैंकर भारतीय नेवी की मॉनिटरिंग में स्ट्रेट पार कर चुका है, जबकि दूसरा उसके बाद निकल रहा है। इस मामले में हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के बीच फोन कॉल पर एनर्जी सप्लाई और शिपिंग सेफ्टी को लेकर बातचीत हुई। वहीं भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच भी बातचीत बनी रही। भारत में ईरान के एम्बेसडर ने भी कहा कि इंडिया ईरान का दोस्त है, इसलिए भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 20 से ज़्यादा इंडियन शिप्स इस इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बातचीत जारी है। कुल मिलाकर मौजूदा क्राइसिस के बीच ये फैसला इंडिया के एलपीजी सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बिग रिलीफ माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के 2 दिन के टूर पर हैं, जहां वो आने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले डेवलपमेंट पुश देने में लगे हैं। पीएम ने असम और बंगाल में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। असम के सिलचर में एक बड़े पब्लिक एड्रेस के दौरान पीएम मोदी ने कई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन और इनॉग्रेशन किया। साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी जमकर पॉलिटिकल अटैक बोला। पीएम मोदी ने असम को 47,600 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इसमें करीब 24,000 करोड़ की बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के फाउंडेशन भी रखी गई, जिनमें नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीनफील्ड 4 लेन हाई स्पीड शिलोंग सिलचर कॉरिडोर और असम माला 3.0 प्रोजेक्ट शामिल है। स्पीच के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं को कागज कलम देकर 24,000 करोड़ लिखने को कहा जाए तो उन्हें शायद ये भी समझ नहीं आएगा कि इतने में कितने जीरो होते हैं। 24,000 करोड़ रुपए के शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर बन चुका है और ये रीजन भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाला स्ट्रेटेजिक ब्रिज बन रहा है। उन्होंने पराग वैली के किसानों और चाय बागानों के मजदूरों के योगदान की भी तारीफ की और कहा कि डबल इंजन गवर्नमेंट किसानों के वेलफेयर के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी इस दौरे में पीएम किसान सम्मान निधि की 22nd इंस्टॉलमेंट भी जारी की, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कोपली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड फेज 1 की शुरुआत, रेलवे में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई। गुवाहाटी में पीएम एकता मॉल का उद्घाटन हुआ, जहां लोकल हैंडीक्राफ्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP को प्रमोट किया जाएगा। असम के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में भी अप्रॉक्स 18,680 करोड़ के नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। कोलकाता में आयोजित प्रोग्राम में पीएम ने 420 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी और अप्रॉक्स 16,990 करोड़ की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित की, जिनमें NH19 और NH114 के कई हिस्से शामिल हैं। साथ ही हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में बर्थ टू मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट और खिदिरपुर डॉक रीडेवलपमेंट का इनॉग्रेशन भी हुआ। पीएम ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 6 मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन और नई रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जिससे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने इस दौरान टीएमसी पर भी राजनीति करने के कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने लद्दाख में चल रहे लंबे पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस्तेमाल की गई पावर्स को वापस लेते हुए लद्दाख के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की डिटेंशन को इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल करने का फैसला ले लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि सरकार लद्दाख में पीस, स्टेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है जिससे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल डायलॉग शुरू हो सके। सरकार का ये भी मानना है कि इस स्टेप से लद्दाख की मांगों को लेकर चल रहे स्टेलमेट को खत्म करने में मदद मिल सके। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले कुछ समय से लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल करने और रीजन को फुल स्टेटहुड देने की मांग को लेकर कैंपेन चला रहे थे। उनकी डिटेंशन के बाद लद्दाख और देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट भी तेज हो गए थे। अब उनके रिहाई के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स शुरू हो सकते हैं। वांगचुक पर एनएसए जैसे स्ट्रिक्ट लॉ लगाने को लेकर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और अपोजिशन पार्टीज ने भी कड़े रिएक्शन दिए थे। अब गृह मंत्रालय का कहना है कि पॉजिटिव डिस्कशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया है ताकि केंद्र सरकार और लद्दाख के बीच ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम ऑर्डर में कहा है कि किसी मस्जिद में नमाजीज की संख्या लिमिट करना सही नहीं है। कोर्ट ने संभल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि अगर अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र लेकर कहीं और चले जाना चाहिए। ये मामला याचिकाकर्ता मुनज़्ज़िर खान की पिटीशन के बाद कोर्ट पहुंचा था। प्रशासन ने उस मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन दी थी। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर किसी धार्मिक स्थल पर नमाजीज की संख्या कैसे तय की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर कम्युनिटी अपने डेजिग्नेटेड वर्शिप प्लेस पर पीसफुली पूजा या नमाज कर सके। खासकर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में रोज़ेदार नमाज पढ़ने के लिए मॉस्क में आते हैं। डिवीज़न बेंच जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन शामिल हैं। अब इस मामले में 16 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। सैयद अता हसनैन ने 14 मार्च बिहार के 43rd गवर्नर के तौर पर ओथ ले ली है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना के लोक भवन में उन्हें ओथ ऑफ ऑफिस दिलाई। इससे पहले इस पद पर आरिफ मोहम्मद खान थे। ओथ सेरेमनी के दौरान नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स मौजूद रहे। सैयद अता हसनैन ने हिंदी लैंग्वेज में ओथ ली। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जारी अपॉइंटमेंट लेटर पढ़कर सुनाया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन की लास्ट पोस्टिंग मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में रही थी और अब उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की जगह बिहार के नए गवर्नर का पद संभाल लिया है। मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट तेजी से एस्केलेट होता दिख रहा है। हालात और भी ज़्यादा खुले युद्ध जैसे बन गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के अहम तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइलैंड पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने शिपिंग रूट्स या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक किया तो पूरे आइलैंड के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है। इसी बीच बगदाद में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी बगदाद पर भी हमले की खबरों ने तनाव और बढ़ा दिया। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नेवल पावर भी बढ़ा दी है। यूएसएस ट्रिपोली LHA-7 नाम का विशाल एम्फिशियस असॉल्ट शिप जापान से तेजी से क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। करीब 45,000 टन वजनी ये जहाज F-35 बेस्ड स्टील्थ फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और 2500 से ज़्यादा यूएस मरीन्स के साथ समुद्र से ज़मीन पर हमला करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा USS अब्राहम लिंकन CVN-72 और USS गेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 पहले से ही क्षेत्र में मौजूद हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म से मिलकर 150 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के संभावित नए नेता मुस्तफा खामनेई को लेकर भी बड़ा दावा किया है। अमेरिकी नेताओं के मुताबिक हमलों से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी जानकारी देने या लोकेशन बताने वाले को $1 करोड़ का इनाम भी घोषित करने की बात सामने आई है। इसके साथ ही अप्रॉक्स 10 अन्य ईरानी नेताओं के बारे में भी जानकारी देने वालों को भारी इनाम देने की चर्चा है। 13 मार्च फ्राइडे को शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के बीच खेले गए मैच में एक रनआउट कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चा में रही। यह इंसिडेंट पाकिस्तान के इनिंग्स के 39वें ओवर में हुआ। उस ओवर में मेहदी हसन मिराज की
फोर्थ डिलीवरी को मोहम्मद रिजवान ने हल्के से बॉलर की तरफ खेल दिया। मिराज ने फॉलो थ्रू में अपने जूते से गेंद रोक ली, लेकिन उसी दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान अली आगा से उनकी हल्की टक्कर हो गई। उस मोमेंट पर सलमान क्रीज से बाहर थे। इसके बाद हुए कंट्रोवर्शियल रनआउट पर सलमान अली आगा ने रिएक्शन देते हुए कहा कि अगर वो मिराज की जगह होते तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को फॉलो करते और इस तरह रनआउट नहीं करते। उनके स्टेटमेंट के बाद क्रिकेट फैंस के बीच स्पोर्ट्समैनशिप वर्सेस रूल्स को लेकर भी डिबेट शुरू हो गई है। कई लोग इस चीज़ को सही बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसके खिलाफ हैं। कल यानी 15 मार्च 2026 से इंडियन सिनेमा में एक हिस्टोरिकल चेंज होने जा रहा है, क्योंकि सीबीएफसी ने अब सभी इंडियन फिल्म्स के लिए सबटाइटल्स को पूरी तरह मैंडेटरी कर दिया है। ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के उस विजन का पार्ट है जिसके तहत सिनेमा को और भी इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाया जा सके। अंडर दिस न्यू गाइडलाइन फिल्मों को अब न केवल सबटाइटल्स बल्कि जहां रिक्वायरमेंट हो ऑडियो डिस्क्रिप्शंस के साथ सबमिट करना होगा, जिससे हियरिंग और विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस भी फिल्म को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर सकें। फिल्म मेकर्स के लिए अब ये मैंडेटरी है कि वो सर्टिफिकेशन के दौरान अपने डिजिटल सिनेमा पैकेज में इन फीचर्स को शामिल करें। जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की ओर एक प्रोग्रेसिव मूव मान रही है, वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक दिलचस्प डिबेट भी शुरू हो गई। कई फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि स्क्रीन पर लगातार टेक्स्ट आने से सिनेमैटिक इमर्शन कम हो सकता है और दर्शकों का ध्यान विजुअल से हट सकता है। हालांकि मेजॉरिटी का मानना है कि ये डिसीजन लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़कर इंडियन सिनेमा को और भी ज़्यादा यूनिवर्सल बनाएगा। कुल मिलाकर ये कदम इंश्योर करता है कि सिनेमा का जादू हर किसी तक बरकरार पहुँचे, चाहे उनकी भाषा या शारीरिक क्षमता जो भी हो। आज 14 मार्च 2026 को पूरी दुनिया महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की बर्थ एनिवर्सरी मना रही है। 1879 में जन्मे आइंस्टाइन को आज हम एक जीनियस के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका शुरुआती सफ़र स्ट्रगल्स और फेल्योर्स से भरा था। उनका बचपन भी किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। उन्होंने देर से बोलना शुरू किया, इसलिए कुछ टीचर्स उन्हें स्लो स्टूडेंट्स मानते थे। स्कूल के स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में वो खुद को फिट नहीं कर पाते थे और बाद में उन्होंने जर्मनी की पढ़ाई छोड़कर स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन जारी रखी। ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें करीब 2 साल तक कहीं जॉब नहीं मिली और उन्होंने एक इंश्योरेंस सेल्समैन बनने तक का भी सोच लिया था। आखिरकार उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क जैसी नौकरी मिली, जहां वे फाइलों के बीच छिपकर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करते रहे। बाद में उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला, जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए जीता। ये किस्सा हमें सिखाता है कि क्यूरियोसिटी और सेल्फ बिलीफ इंसान को असाधारण बना सकता है। आज का बुक रिकमेंडेशन है दीवार में एक खिड़की रहती थी। अगर आप सादगी और इनोसेंस से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी आपके लिए एक परफेक्ट रिकमेंडेशन है। ये नोवेल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मेन कैरेक्टर रघुवर प्रसाद अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां ढूंढता है। राइटर ने मैजिकल रियलिज्म का यूज़ करते हुए दिखाया है कि कैसे एक सिंपल सी दीवार में भी खिड़की की इमेजिनेशन की जा सकती है, जो नए ड्रीम्स और होप को सिंबलाइज करती है। ये बुक हमें सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस महलों में नहीं बल्कि हमारे आपसे रिश्तों और सरल सोच में छिपी होती है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।